नमस्कार दोस्तों। एस आर ग्रुप पैसन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2022-23 से संबंधित सिलेबस के अनुसार आपके टॉपिक जारी हैं और जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वो आप सभी ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखें उनको, जिससे आगामी जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं उनमें आपको अच्छी सफलता मिल सके। और कल एक सूचना भी आई है मित्रों कि आपकी जो रीट मेन एग्ज़ाम है वो जनवरी में होगी। तो लगभग दो दो या 3 महीने का समय आपके पास में है। 3 महीने मान के चलिए, 90 दिन आपके पास में है। तो अच्छे से तैयारी करें मित्रों। पोस्टें बहुत शानदार हैं, 46,500। और जो भी रेट पात्रता परीक्षा जिन्होंने क्लियर कर ली है उनके लिए शानदार मौका है ये। तो कहने का मतलब यही है कि अच्छे से तैयारी में जुट जाएं और हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनको लगातार देखते रहें मित्रों। लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में वीडियो को शेयर करते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो देखते हैं मित्रों, आज का खास टॉपिक है आपके सिलेबस के अनुसार। ये देखिए मित्रों, यह आपका सिलेबस है द्वितीय लेवल का और सेम ही है। फर्स्ट लेवल में भी यही टॉपिक दे रखे हैं, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। भूगोल वाला पार्ट यह आपका पूरा कंप्लीट हो गया है मित्रों। प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से करवाया गया है। अगर वीडियो नहीं देखें तो देख लेना मित्रों। और इसी में आपका दे रखा है इतिहास एवं संस्कृति। तो ये राजस्थानी भाषा के जो टॉपिक दे रखे हैं इनके बाद में आपका होगा इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े हुए टॉपिक। एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करवा दिया जाएगा। सिलेबस आपके एग्ज़ाम से पूर्व हो जाएगा मित्रों, इसकी चिंता ना करें आप। और राजस्थानी भाषा में आपका एक टॉपिक हो गया है राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ। और आज देखने वाले हैं प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ। तो कृतियाँ मित्रों बोलते किसको हैं? कृतियाँ बोलते किसको हैं? राजस्थान की बात हो रही है मित्रों, तो राजस्थान में अनेक वंश हुए हैं मित्रों। अनेक वंश हुए हैं, अनेक वंशों से जुड़ी हुई परंपराएं हैं और उनसे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उनको रचित किया गया है रचनाकारों के द्वारा। रचनाकारों के द्वारा वंश या वंश से संबंधित जो भी परंपराएं हैं उनको रचित किया गया है लाखों शब्दों के द्वारा। लाखों शब्दों के द्वारा और सरल भाषा में जो आसानी से समझ में आ जाएं, तो उनको मित्रों कहते हैं कृतियाँ। उनको क्या कहते हैं? कृतियाँ। और यह आपकी पद्य पद्य और गद्य दोनों में वर्णित हैं। इनका वर्णन देखने को मिलता है पद्य और गद्य में, लिखित और वाच्य रूप में, भाषा के रूप में इनको लिखा गया है पद्य और गद्य में। तो इनको कहते हैं मित्रों साहित्य। इसको क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। तो देखते हैं प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ। ये तो इसकी परिभाषा की बात हो गई। अब देखते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन। सबसे पहले देखिए राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य राजस्थानी भाषा के साहित्य की संपूर्ण भारतीय साहित्य में अपनी एक अलग ही पहचान है। अगर राजस्थानी भाषा के साहित्य की बात करें तो संपूर्ण जितना भी भारतीय साहित्य है उसमें एक अलग ही पहचान रखता है राजस्थानी भाषा या राजस्थानी भाषा का जो साहित्य है। राजस्थानी का चीन साहित्य अपनी विशालता एवं अगाधता में इस भाषा की गरिमा, प्रौढ़ता एवं जीवंतता का सूचक है। अनेक का अनेक ग्रंथों के नष्ट हो जाने के बाद भी, यानी अनेक ग्रंथ इस प्रकार के हैं मित्रों जो राजस्थान में नष्ट भी हो गए हैं, सार संभाल उनकी सही तरीके से हुई नहीं जिसके कारण वो नष्ट भी हो गए। फिर भी हस्तलिखित ग्रंथों एवं लोक साहित्य का जितना विशाल भंडार है राजस्थानी साहित्य का है, उतना शायद ही अन्य भाषा में हो। इतने नष्ट हो जाने के बाद भी मित्रों अनेक ग्रंथ, विशाल भंडार है इनका, राजस्थानी साहित्य में आपको देखने को मिलता है। और इतना शायद अन्य भाषाओं का है भी नहीं। आगे देखिए, इसमें विपुल राजस्थानी साहित्य के निर्माणकर्ताओं को शैलीगत एवं विषयगत भिन्नताओं के कारण निम्न 5 भागों के में विभक्त कर सकते हैं। शैलीगत एवं विषयगत भिन्नताओं यानी विषय की जो भिन्नताएं हैं उनके कारण इनको 5 भागों में विभक्त किया गया है राजस्थानी साहित्य को। एक आपका जैन साहित्य, दूसरा चारण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, संत साहित्य और इसके अलावा आपका है लोक साहित्य। तो अनेक विभिन्नताओं के कारण इनको 5 भागों में विभक्त किया गया है। ये नाम आप देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी इनके बारे में डिटेल
क्योंकि कृतियों में मित्रों जो भी रचनाएं की गई हैं उनसे संबंधित सीधा क्वेश्चन आएगा। जैसे एक तो रचनाकार, जो भी रचनाएं हैं उनका रचनाकार कौन है और रचना का नाम क्या है, रचना का नाम क्या है, इससे संबंधित बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आएगा। या तो रचनाकार का नाम दे देगा, रचना पूछ लेगा, रचना दी हुई मिलेंगे आपको ऑप्शन में कि ये रचना है, इनमें से इस रचनाकार के द्वारा लिखित या वर्णित रचना कौन सी है। या रचना का नाम दे देगा, रचना का नाम दे देगा कि ये रचना है किसके द्वारा या इसके रचनाकार कौन है। तो सीधा क्वेश्चन आने वाला है, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। टॉपिक रटने वाला कह सकते हैं इसको, आपको याद करनी पड़ेंगी, अच्छे से माइंड में सेट करनी पड़ेंगी जितनी भी रचनाएं हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा इनका वर्णन देख लेते हैं। इतिहास है अपना, पढ़ना चाहिए। जैन साहित्य देखिए, जैन धर्मावलंबियों यथा जैन आचार्यों, मुनियों, यतियों एवं श्रावकों तथा जैन धर्म से प्रभावित साहित्यकारों द्वारा बृहद मात्रा में रचा गया साहित्य आपका क्या कहलाता है, जैन साहित्य कहलाता है। जैन धर्म से जितने भी प्रभावित साहित्यकार हैं, चाहे जैन आचार्य हों, मुनियों हों, तो इनके द्वारा बृहद मात्रा में रचा गया साहित्य आपका क्या कहलाता है, जैन साहित्य कहलाता है मित्रों। बृहद यानी बड़ी मात्रा में। और यह साहित्य विभिन्न प्राचीन मंदिरों के ग्रंथाकारों में विपुल मात्रा में संग्रहित है। यह साहित्य धार्मिक साहित्य है, धर्म से जुड़ा हुआ है और गद्य एवं पद्य दोनों में उपलब्ध है। तो ये ध्यान में रखेंगे, गद्य और पद्य में जो आपका जैन साहित्य है दोनों में उपलब्ध रहेगा। धार्मिक साहित्य, धर्म से जुड़ा हुआ, और प्राचीन मंदिरों के जो ग्रंथागार हैं यानी जहाँ पर ग्रंथ रखे हुए हैं उनमें ये आपका संग्रहित है। नेक्स्ट है चारण साहित्य। चारण साहित्य राजस्थान के चारण आदि विरुद्ध गायक कवियों द्वारा रचित अन्याय कृतियों को सम्मिलित रूप से चारण साहित्य कहते हैं। चारण साहित्य मुख्यतः पद्य में रचा गया है और इसमें वीर कृतियों का बाहुल्य है। तो याद रखेंगे चारण साहित्य में किन कृतियों का बाहुल्य है, तो वीर कृतियों का। किस में इसको रचा गया है, तो पद्य में। पद्य गद्य ये सब जानते हैं आप। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य देखिए मित्रों, इसके बाद में 5 है तो तीसरा है ब्राह्मण साहित्य। राजस्थानी साहित्य में ब्राह्मण साहित्य अपेक्षा करते कम मात्रा में उपलब्ध है मित्रों। कानड़ देव प्रबंध, हमीर रायण, बिसल देव रासो, रणमल छंद आदि प्रमुख ग्रंथ इस श्रेणी के ग्रंथ हैं जो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। आपके ये नाम हैं, कम मात्रा में उपलब्ध हैं ब्राह्मण साहित्य। राजस्थानी साहित्य की अपेक्षा बात की गई है मित्रों। और इसके अलावा है आपका संत साहित्य। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की धारा में राजस्थान की शांत एवं सौम्य जलवायु में इस भूभाग पर अनेक निर्गुणी सगुणी संत महात्माओं का आविर्भाव रहा है। निर्गुणी सगुणी संत महात्मा और जो शांत सौम्य जलवायु में इस भूभाग पर अनेक हुए हैं। इन उदार मना संतों ने ईश्वर भक्ति में एवं जन सामान्य कल्याणार्थ विपुल साहित्य की रचना यहाँ की लोक भाषा में की है। संत साहित्य अधिकांशतः पद में ही हैं। संत साहित्य तो ये पद्य में आपको देखने को मिलते हैं। इतना ही ध्यान में रखना है, ज़्यादा इसमें कोई आपको याद करने वाला मैटर आपके लिए है नहीं, कृतियाँ देखनी है सिर्फ। लोक साहित्य देखिए, राजस्थानी साहित्य में सामान्य जन द्वारा प्रचलित लोक शैली में रचे गए साहित्य की भी अपार थापी विद्यमान है। लोक शैली की यह साहित्य लोक गाथाओं, लोक नाट्यों, कहावतों, पहेलियों एवं लोक गीतों के रूप में विद्यमान है, जो आपका लोक साहित्य है। तो ये मित्रों कुछ साहित्य के बारे में। और इन साहित्यों में मित्रों अनेक प्रकार के शब्द आते हैं, अनेक प्रकार के शब्द आते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। जो आपके जब इनको पढ़ा जाता है तो बार बार ये काम में आते हैं। राजस्थानी साहित्य गद्य एवं पद्य दोनों में रचा गया है। इसका लेखन मुख्यतः निम्न विधाओं में किया गया है। ये विद्याएं हैं अनेक प्रकार की। ख्यात है, ख्यात देखिए किसको बोलते हैं। राजस्थानी साहित्य के इतिहास पर ग्रंथ जिनको जनकों रचना तत्कालीन शासकों ने अपनी मान मर्यादा एवं वंशावली के चित्रित हेतु करवाई, वे आपके ख्यात कहलाते हैं। मोहनत नैणसेरी ख्यात, दयाल दास को बीकानेर राठौड़ारी ख्यात आदि प्रसिद्ध हैं।
तो राजस्थानी साहित्य के जो भी इतिहास पर ग्रंथ हैं, जनक रचना तत्कालीन शासकों ने अपनी मान मर्यादा एवं वंशावली के लिए चित्रित करवाया है उनको, उनको कहते हैं ख्यात। तो इनमें यह आपकी प्रमुख है, मोहनत नैनसिरी ख्यात, दयाल दास को बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, ये प्रसिद्ध हैं ख्यात में। दूसरी है आपकी वंशावली। इस श्रेणी की रचनाओं में राजवंशों की वंशावलियां विस्तृत विवरण सहित लिखी गई हैं, जैसे राठौड़ारी वंशावली, राजपुतोरी वंशावली। तो ये वंशावली के अंतर्गत आती हैं आपकी राजवंशों की विस्तृत विवरण इनमें देखने को मिलता है आपको, लिखी गई हैं। वात, वात का अर्थ है मित्रों कथा या कहानी से, कथा या कहानी से। राजस्थान में ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रेम परक एवं काल्पनिक कथानक पर वात साहित्य अपार है। वात साहित्य आपका है ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रेम परक एवं काल्पनिक जो भी कथाएं हैं, और इसका अर्थ भी मित्रों कथा या कहानी से ही है। वात का अर्थ क्या है, कथा या कहानी से। और राजस्थान में इतिहास हो चाहे पौराणिक, प्रेम परक या काल्पनिक कथाएं, इनका वर्णन इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रकाश। प्रकाश में देखो, किसी वंश से अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियां, चाहे वंश की बात हो या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों की बात हो, या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियां प्रकाश कहलाती हैं, यानी उनके बारे में अच्छे से बखान करने वाली। चाहे वंश की बात हो या व्यक्ति विशेष की जो भी उपलब्धियां हैं या कोई घटना हो सकती है, उन पर अच्छे से नज़र रखने वाली या उनके बारे में अच्छे से बखान करने वाली जो भी करते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रकाश से कहते हैं। जैसे राज प्रकाश, बाबू प्रकाश, उदय प्रकाश आदि इनके मुख्य उदाहरण हैं। वचनिका देखिए, वचनिका, वचनिका किसको बोलते हैं? यह एक गद्य पद्य तुकांत रचना है, तुकांत रचना, जिससे अंत्यतानुप्रास मिलता है। राजस्थानी साहित्य में अचल दास खंचीरी वचनिका एवं राठौड़ रतन सिंह जी महेश दासोत से वचनिका प्रमुख है। और वचनिका मुख्यतः अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी में लिखी हुई है। अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी में ये लिखी हुई है आपकी वचनिका। और प्रमुख आपकी अचल दास खांचीरी वचनिका, राठौड़ रतन सिंह जी महेश दासोत की वचनिका। और गद्य पद्य तुकांत रचनाएं होती हैं, इनको बोलते हैं वचनिका। छठा दे रखा है मर्स्या। मर्स्या, मर्स्या देखिए, मर्स्या राजा या किसी व्यक्ति विशेष को, राजा या किसी व्यक्ति विशेष को मृत्यु उपरांत, मृत्यु के बाद में शोक व्यक्त करने के लिए जो भी रचित काव्य है, जिसमें उसके व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अलावा अन्य क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है। व्यक्ति मर गया है या राजा मर गया, मृत्यु हो गई, उसके बाद में कोई रचित काव्य की रचना की जाती है, और उसमें व्यक्ति के जो भी चारित्रिक गुण हैं उनके अलावा उनके क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है, उसको कहते हैं मर्स्या। दब्बा वेद देखिए, दब्बा वेद, यह उर्दू फारसी की शब्दावली से युक्त राजस्थानी कलात्मक लेखन शैली है। उर्दू फारसी की शब्दावली से युक्त राजस्थानी कलात्मक लेखन शैली दब्बा वेद। और किसी भी प्रशंसा दोओं के रूप में की जाती है, दोओं के रूप में इसमें प्रशंसा की जाती है। तो ये आपकी दब्बा वेद है। राशि देखिए, किसको बोलते हैं? राशि राजाओं की प्रशंसाओं में लिखे गए काव्य ग्रंथ, जिनमें उनके युद्ध अभियानों व वीरतापूर्ण कृत्यों के विवरण के साथ उनके राजवंश का विवरण भी मिलता है। तो यह आपके राशि हैं, बिसल देव राशि, पृथ्वीराज रासो आदि मुख्य रासो ग्रंथ हैं। तो राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य ग्रंथ, प्रशंसा में ये ध्यान में रखना, युद्ध अभियान है मित्रों, और वीरतापूर्ण जो करते हैं उनका विवरण, और साथ साथ में राजवंश का विवरण भी इसमें देखने को मिलता है। और ये प्रमुख हैं, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट देखिए वैली। राजस्थानी वैली साहित्य में यहाँ के शासकों एवं सामंतों की वीरता, इतिहास, विद्वत्ता, उदारता या उदारता, प्रेम भावना, स्वामी भक्ति, वंशावली आदि घटनाओं का उल्लेख होता है। और पृथ्वीराज राठौड़ लिखित वैली, किशन रुक्मिणी री वैली प्रसिद्ध वैली ग्रंथ हैं।
तो जितने भी शासक हुए हैं, सामंतों की वीरता है, इतिहास, उनकी उदारता, विद्वता, प्रेम भावना, स्वामी भक्ति और वंशावली वंशावली आदि घटनाओं का जिसमें उल्लेख मिलता है, वो आपकी है मित्रों वैली। वो क्या है? वैली। और इनमें प्रमुख है राज राठौड़ लिखित वैली, किशन रुक्मिणी वैली, तो ये प्रमुख हैं। विगत देखिए किसको बोलते हैं? विगत। यह भी इतिहास परक ग्रंथ लेखन की शैली है। इतिहास में इसका भी वर्णन है, एक शैली है मारवाड़रा प्रगनारी विगत है। मारवाड़रा प्रगनारी विगत है, इस शैली की प्रमुख रचना है। सीधा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मित्रों आपको जवाब देना है कि मारवाड़ी परगना किस शैली की प्रमुख रचना है? तो विगत। विगत जो शैली है उसकी एक रचना है प्रमुख। याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट हैं मित्रों आपके लिए। राजस्थान में जो साहित्य है उसकी विशेषताएं देखिए। राजस्थानी साहित्य गद्य पद्य। गद्य पद्य की विशिष्ट लोक परक शैलियाँ जैसे ख्यात, वात, वैली, वचनिका, दब्बावेत आदि रूपों में रचा गया है। गद्य और पद्यों में दोनों में रचना की गई हैं। अनेक शैलियाँ हैं इसमें, ख्यात हो, वात, वैली, वचनिका, दब्बावेत, तो ये ध्यान में रखना है। और राजस्थानी साहित्य में वीर रस एवं श्रृंगार रस का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। यहाँ के कवि कमल एवं तलवार के धनी रहे हैं, अतः इन्होंने इन दानों विरोधाभासी रसों की अद्भुत समन्वय अपने साहित्य लेखन में किया है। चाहे कमल की बात हो, तलवार की बात हो, तो ये जो कवि हैं इसके धनी रहे हैं। और विरोधाभासी रसों की अद्भुत समन्वय, तालमेल देखने को मिलता है इनके साहित्य में। तो ये विशेषताएं हैं मित्रों इनकी, राजस्थानी साहित्यों की। तीसरी देखिए, जीवन आदर्शों एवं जीवन मूल्यों का पोषण। राजस्थानी साहित्य में मातृभूमि के प्रति दिव्य प्रेम, स्वामी भक्ति, स्वाभिमान, सर्वधर्मनिष्ठ, शरणागत की रक्षा, नारी के श्लील की रक्षा और जीवन मूल्यों एवं आदर्शों को पर्याप्त महत्व दिया गया है राजस्थानी साहित्य में। जीवन मूल्यों के पोषण की बात हो, मातृभूमि के प्रति दिव्य प्रेम की बात हो, स्वामी भक्ति स्वाभिमान की बात हो, शरणागत यानी जो शरण में आ गए हैं कोई तो उनकी रक्षा करने की बात हो, नारीत्व की बात हो, जीवन मूल्य आदर्शों, तो इनको पर्याप्त महत्व दिया गया है राजस्थानी साहित्य में, या जो भी कृतियाँ हैं। अब देखिए मित्रों, इम्पोर्टेंट यहाँ से शुरू हो गए हैं आपके, इनको तो अच्छे से ही देखना होगा आपको। और क्वेश्चन तो आएगा, निश्चित तौर पर आएगा मित्रों, इसमें से हर बार आता है, जो भी एग्ज़ाम है उनमें अगर ये टॉपिक है तो। साहित्य में प्रथम देखिए मित्रों, साहित्य में प्रथम जो भी है, राजस्थान की प्राचीनतम रचना। राजस्थान की प्राचीनतम रचना बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है इनको आपको। प्राचीनतम रचना है मित्रों भट्टेश्वर बाहुबली घोर। नाम याद रखेंगे, ये भट्टेश्वर बाहुबली घोर है। और इसके लेखक हैं मित्रों वज्रसेन सूरी। वज्रसेन सूरी 1168 ईस्वी के लगभग, यानी कोई निश्चित नहीं है, लगभग में दिया हुआ है 1168 ईस्वी में। भट्टेश्वर बाहुबली घोर, लेखक इसके हैं वज्रसेन सूरी। ये है मित्रों राजस्थान की प्राचीनतम रचना, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। और भाषा की बात करें तो मारू गुर्जन भाषा में ये लिखी गई है रचना। विवरण किस में मिलता है? भारत, विवरण दिया गया है इसमें भारत और बाहुबली के बीच हुए युद्ध का वर्णन। तो इतनी बातें आपको ये अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, इसमें याद रखना है इनको कि राजस्थान की प्राचीनतम रचना कौन सी है, तो भट्टेश्वर बाहुबली घोर है। और लेखक की बात की जाए तो वज्रसेन सूरी, वज्रसेन सूरी, और 1168 ईस्वी के लगभग ये रचित की गई है। भाषा की अगर बात करें, इतना गहराई में नहीं जाएगा, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए भाषु जो भाषा है मारू गुर्जन है मित्रों। विवरण की बात करें तो भारत और बाहुबली के बीच में हुए युद्ध का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। भट्टेश्वर बाहुबली घोर। तो क्वेश्चन तो काफी बन गए यहाँ पर ही, देखिए। अब दूसरा देखिए मित्रों, संवंतो लेख है वाली प्रथम है। संवंतो यानी संवंत का उल्लेख जिसमें मिलता है, वो प्रथम राजस्थानी रचना कौन सी है?
भारत बाहुबली रास, वो तो थी मित्रों, मित्रों भारतेश्वर बाहुबली घोर, ये तो प्रथम राजस्थानी रचना थी। और ये है जिसमें संवंत का उल्लेख है। भारत बाहुबली रास दोनों में अंतर याद रखना मित्रों। 1184 ईस्वी में संवंत का उल्लेख है, जो प्रथम है मित्रों 1184, ये इसमें किया गया है। और मैं सल्लीभद्र सूरी, सल्लीभद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ बारू गुर्जर में भाषा में ये रचित है। रास परंपरा में, रास परंपरा से जुड़ा हुआ और सर्वप्रथम और सर्वाधिक पाठ वाला खंड काव्य है ये। तो इतनी इसमें याद रखनी है कि जो संवंत का उल्लेख है जिससे प्रथम राजस्थानी रचना में किया गया है, वो है आपकी भारत बाहुबली रास। 1184 में इसको रचित किया गया। किसके द्वारा किया गया? सल्लीभद्र सूरी के द्वारा। कौन सी भाषा में? बारू गुर्जर भाषा में, बारू गुर्जर भाषा में। रास परंपरा, रास परंपरा में सर्वप्रथम और सर्वाधिक पाठ वाला खंड काव्य है ये। तो ये इंपॉर्टेंट दो बातें हो गई आपके लिए। तीसरी देखिए, वचनिका शैली की, वचनिका शैली की प्रथम सशक्त रचना, सशक्त रचना अचल दास खिंची से वचनिका, शिवदास गार्डन, शिवदास गार्डन के द्वारा ये रचना रचित है। शिवदास गार्डन के द्वारा अचल दास खिंची से वचनिका, वचनिका शैली में है और प्रथम सशक्त रचना है मित्रों, याद रखेंगे इसको। राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास, राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास कनक सुंदर, कनक सुंदर है मित्रों, कनक सुंदर राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास 1903 में भरतिया द्वारा लिखित। किसके द्वारा? भरतिया द्वारा लिखित श्री नारायण अग्रवाल का चाचा राजस्थानी का दूसरा उपन्यास है। श्री नारायण अग्रवाल का चाचा राजस्थानी का दूसरा उपन्यास है। तो ये याद रखेंगे, राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास कनक सुंदर है। 1903 में ये रचना की गई, इसकी भरतिया द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? भरतिया के द्वारा। और श्री नारायण अग्रवाल का, श्री नारायण अग्रवाल का दूसरा है उपन्यास चाचा, याद रखेंगे। राजस्थानी का प्रथम नाटक, राजस्थानी का प्रथम नाटक है केसर विलास, केसर विलास 1900 ईस्वी में शिवचंद्र भरतिया के द्वारा, शिवचंद्र भरतिया के द्वारा रचित किया गया है केसर विलास 1900 में, राजस्थानी का प्रथम नाटक। इन्हीं में से आएगा मित्रों, प्रत्येक जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए एकत्रित किया गया है। राजस्थानी में प्रथम कहानी, प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास, विश्रांत प्रवास 1904 में रचित है ये शिवचंद्र भरतिया के द्वारा, विश्रांत प्रवास है। और इस प्रकार है शिवचंद्र भरतिया राजस्थानी उपन्यास नाटक और कहानी के प्रथम लेखक माने जाते हैं। राजस्थानी उपन्यास नाटक और कहानी के प्रथम लेखक कौन हैं? शिवचंद्र भरतिया, भरतिया याद रखेंगे मित्रों, शिवचंद्र भरतिया। और प्रथम कहानी कौन सी है? विश्रांत प्रवास 1904 में रचित है ये शिवचंद्र भरतिया के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रत्योत्तर काल का प्रथम राजस्थानी उपन्यास, स्वतंत्र के उत्तर काल का प्रथम राजस्थानी उपन्यास कौन सा है? अब्बे पटकी, अब्बे पटकी 1956 में। किसके द्वारा? श्री लाल नथमल जोशी, श्री लाल नथमल जोशी। धीरे धीरे बताया जा रहा है मित्रों, कारण इसी का यही है कि अच्छे से आपके क्लियर हो सके। ये स्वतंत्रता के उत्तर काल का प्रथम राजस्थानी उपन्यास है अब्बे पटकी 1956, श्री लाल नथमल जोशी के द्वारा। आठवां देखिए, आधुनिक, आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति, आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति है मित्रों बादली। कौन सी है? बादली। और चंद्र सिंह भिरकाली के द्वारा रचित है। यह स्वतंत्र प्रकृति की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। तो अच्छे से याद करें मित्रों, इनको बार बार देखें तब याद हो पाएंगे। आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति बादली है, चंद्र सिंह भिरकाली के द्वारा ये रचित है और स्वतंत्र प्रकृति की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। लिख लेना इनको अच्छे से। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं, रचनाएं देखिए, आप बहुत सारी रचनाएं पढ़ने वाले हैं और यही आपके एग्जाम में आने वाली हैं। ग्रंथ एवं लेखक पृथ्वीराज रासो,
पृथ्वीराज रासो किसकी है? कवि चंद्र बरदाई के द्वारा। कवि चंद्र बरदाई के द्वारा ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, और लेखक कौन है इसके? कवि चंद्र बरदाई। इसमें अजमेर के अंतिम चौहान सम्राट, अजमेर के अंतिम चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन चरित्र एवं युद्धों का वर्णन यह पिंगल में रचित है। पिंगल भाषा बोली पिंगल में रचित वीर रस का महाकाव्य है। माना जाता है कि चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि एवं मित्र था। तो मित्रों इतना कुछ आपको नहीं पूछेगा इसमें, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर गहराई में गया एग्जामिनर तो पूछ सकता है ये बातें भी, वरना तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि ये रचना किसकी है, ये ग्रंथ, इसके लेखक कौन है, सीधा सा क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अजमेर के जो अंतिम चौहान सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन चरित्र एवं युद्धों का वर्णन जो आपका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इसमें देखने को मिलता है, और कवि चंद्र बरदाई इसके लेखक हैं। ये पिंगल भाषा में है, पिंगल बोली में मित्रों रचित है, वीर रस है, वीर रस ये प्रमुख हैं। और माना जाता है कि चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि एवं मित्र भी था। नेक्स्ट देखिए, खुमान रासो, खुमान रासो दलपत विजय, दलपत विजय के द्वारा ये रचित है खुमान रासो। पिंगल भाषा, पिंगल भाषा के इस ग्रंथ में मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर महाराजा राज सिंह तक के मेवाड़ शासकों का वर्णन देखने को मिलता है। मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर महाराजा राज सिंह तक के मेवाड़ शासकों का वर्णन किस में देखने को मिलता है? खुमान रासो में। और इसके जो लेखक हैं दलपत सिंह विजय, दलपत विजय, पिंगल भाषा में। इतना याद रखना है इसमें। नेक्स्ट देखिए, विरुद्ध छतहरी, विरुद्ध छतहरी किरतार बावनों, ये लिखे गए हैं मित्रों दुरसा आडा, दुरसा आडा, याद रखेंगे इनको। विरुद्ध छतहरी किरतार बावनों दुरसा आडा के द्वारा। विरुद्ध छतहरी महाराणा प्रताप को, या महाराणा प्रताप की क्या है? शौर्य गाथा है। विरुद्ध छतहरी महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा, शौर्य का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। और किरतार बावनों, किरतार बावनों में उस समय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को भी बताया गया है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार की हैं, उसमें लिखा गया है किरतार बावनों में। और कवि हैं इसके दुरसा आडा, याद रखेंगे। दुरसा आडा अकबर के दरबारी कवि थे, अकबर के दरबारी कवि। इनकी पीतल की बनी मूर्ति अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में विद्यमान है। किसकी? दुरसा आडा की, दुरसा आडा की। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात है। ख्यात क्या होती है ये सब आपको बताया हुआ है शुरुआत में। दयालदास सिंडायच, दयालदास सिंडायच के द्वारा ये वर्णित है। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, दो खंडों के ग्रंथ में जोधपुर एवं बीकानेर के राठौड़ों के प्रारंभ से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। दो खंडों के ग्रंथ में जोधपुर और बीकानेर के जो भी राठौड़ हैं उनके प्रारंभ से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक की या उनके कार्यकाल के दौरान तक की घटनाओं का जो वर्णन है वो देखने को मिलता है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात है। दयालदास सिंडायच, याद रखेंगे, इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखिए, सगत रासो, सगत रासो, सगत रासो गिरधर आसिया के द्वारा। मनु प्रकाशन, इस डिंगल ग्रंथ में महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन है, और यह 943 छंदों का प्रबंध काव्य है। कुछ पुस्तकों में इसका नाम सगत सिंह रासो, सगत सिंह रासो भी मिलता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है सगत रासो गिरधर आसिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और इस डिंगल ग्रंथ, ग्रंथ कौन सा है? डिंगल ग्रंथ। डिंगल ग्रंथ में महाराणा प्रताप का जो छोटा भाई है शक्ति सिंह, उसका वर्णन है देखने को मिलता है सगत रासो में। 943 छंदों का प्रबंध काव्य है ये। छठा देखिए, हमीर रासो, हमीर रासो जोधराज के द्वारा, जोधराज। इस काव्य ग्रंथ में रणथंभौर शासक राणा चौहान की वंशावली व अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध एवं उनकी वीरता आदि का विस्तृत वर्णन
देखने को मिलता है। रणथंभौर शासक राणा चौहान, रणथंभौर के जो शासक हैं राणा चौहान की वंशावली एवं अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध और उनकी वीरता आदि का विस्तृत वर्णन किसमें देखने को मिलता है? हमीर रासों में। सातवां है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा, जयानक के द्वारा। संस्कृत भाषा के इस काव्य में, किस भाषा का? संस्कृत भाषा के इस काव्य में, इस काव्य ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है और इसमें अजमेर के विकास एवं परिवेश की प्रामाणिक जानकारी है। प्रमाणों के साथ में अजमेर के विकास और उनके चारों ओर के जो आवरण है, परिवेश है, उसकी प्रामाणिक जानकारी देखने को मिलती है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है और पृथ्वीराज चौहान के जो भी वंशक्रम हैं और उनकी जो भी उपलब्धियां हैं उनका वर्णन पृथ्वीराज विजय में देखने को मिलता है, जयानक के द्वारा वर्णित। आठवां देखिए अजितोदय, अजितोदय जगजीवन भट्ट, जगजीवन भट्ट के द्वारा। अजितोदय सीधा सा पूछ लिया जाए, जगजीवन भट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ तो अजितोदय। मुगल संबंधों का विस्तृत वर्णन इसमें देखने को मिलता है, मुगल संबंधों का विस्तृत वर्णन, और संस्कृत भाषा में है ये, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है आपका अजितोदय जगजीवन भट्ट के द्वारा। मुगल संबंधों का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ढोला मारूरा दुआ, कवि कल्लोल, कवि कल्लोल के द्वारा। ढोला मारूरा दुआ डिंगल भाषा के श्रृंगार रस से परिपूर्ण इस ग्रंथ में ढोला एवं मारवाणी के, ढोला एवं मारवाणी के प्रेम का या प्रेम का जो भी व्याख्यान है, वर्णन है, वो देखने को मिलता है। ढोला एवं मारवाणी, श्रृंगार रस, कौन सा रस? श्रृंगार रस, डिंगल भाषा। कवि कल्लोल हैं जी ढोला मारूरा दुआ के। 10वां देखिए गज गुण रूपक, गज गुण रूपक कविया कर्णिदान, कविया कर्णिदान गज गुण रूपक। इसमें जोधपुर के महाराजा गजराज सिंह के राज्य वैभव, तीर्थ यात्रा एवं युद्धों का वर्णन देखने को मिलता है। गज गुण रूपक में महाराजा गज, अब देखिए गज यहाँ पर नाम दिया है, गज उनके जो भी गुण हैं, उनके रूप हैं, उनका वर्णन गज गुण रूपक में किसके द्वारा? कवि कर्णिदान के द्वारा। जोधपुर के हैं ये जो भी तीर्थ हैं, युद्ध हैं, उनका वर्णन। गार्डन जोधपुर महाराजा, गार्डन क्षेत्र है मित्रों, गार्डन क्षेत्र जोधपुर महाराजा गजराज सिंह के प्रिय कवि थे। सॉरी, गार्डन क्या है? गार्डन क्या है? प्रिय कवि किसके? महाराजा गजराज सिंह के, याद रखेंगे। महाराजा गजराज सिंह के प्रिय कवि कौन थे? गार्डन। 11वां देखिए मित्रों सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश ये मित्रों कवि कर्णिदान के द्वारा। इसमें जोधपुर के राठौड़ वंश के प्रारंभ से लेकर महाराजा अभय सिंह के समय तक की घटनाओं का वर्णन है और साथ ही अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के मध्य युद्ध एवं अभय सिंह की विजय का वर्णन भी देखने को मिलता है सूरज प्रकाश में, कवि कर्णिदान के द्वारा। इतना तो याद रखें ही रखें, सूरज प्रकाश किसके द्वारा? कवि कर्णिदान के द्वारा वर्णित है, लिखी गई है। और बाकी डिटेल अगर ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जोधपुर के राठौड़ वंश के प्रारंभ से लेकर जो महाराजा अभय सिंह हैं उनके समय तक की घटनाओं का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। 12वां देखिए मित्रों एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास के द्वारा रचित है। यह गुहिल शासकों की वंशावली एवं मेवाड़ के राजनीतिक व सामाजिक संगठन की जानकारी प्रदान करता है। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास के द्वारा रचित गुहिल शासकों की वंशावली एवं मेवाड़ के जितने भी राजनीतिक और सामाजिक संगठन हैं उनकी जानकारी इसमें आपको देखने को मिलती है। एकलिंग महात्म्य। 13वां देखिए मुत्ता नैणसीरी ख्यात, मुत्ता नैणसीरी ख्यात मारवाड़ प्रगनारी विगत। ये मोहनते नैणसी के द्वारा, नैणसी नाम आ गया तो मोहनते नैणसी। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान नैणसी की इस कृति में राजस्थान के विभिन्न राज्यों के इतिहास के साथ साथ समीपवर्ती रियासतों जैसे गुजरात, काठियावाड़, बघेलखंड आदि के इतिहास पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है। और नैणसी को राजपुताने का
अबुल फजल भी कहा गया है। नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल। मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर गजेटियर कह सकते हैं। याद रखेंगे, मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। 14वां देखिए आपका पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी 1543 ईस्वी में और लगभग रचित इस महाकाव्य में अलाउद्दीन खिलजी एवं मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा थी। तो इसका वर्णन इसमें देखने को मिलता है। पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित ये कृति है। 1543 ईस्वी में इसकी रचना की गई महाकाव्य है मित्रों ये। अलाउद्दीन खिलजी एवं मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा, इसमें जो भी इच्छा थी वो देखने को मिलती है। 15वां देखिए विजयपाल रासो। विजयपाल रासो नल सिंह के द्वारा पिंगल भाषा के इस वीर रसात्मक ग्रंथ में विजयगढ़ यानी करौली में जो पड़ता है कि यदुवंशी राजा विजयपाल की दिग्विजय एवं पंग लड़ाई का वर्णन है। नल सिंह सिरोहिया शाखा का भाट था और वह विजयगढ़ के ययुवंशी नरेश विजयपाल का आश्रित कवि था। तो इतना तो याद रखेंगे मित्रों, विजयपाल रासो किसके द्वारा कृत किया गया है? नल सिंह के द्वारा। नल सिंह के द्वारा किस भाषा में? पिंगल भाषा में। और वीर रसात्मक ग्रंथ है। 16वां देखिए नागर समुच्चय। बहुत से टीचरों ने यूट्यूब पर मैंने देखा है कि सीधे सीधे बता रखे हैं, कोई जानकारी इनके बारे में नहीं दी गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको मिलेगी पूर्ण जानकारी। नागर समुच्चय देखिए भक्त नागरीदास के द्वारा यह ग्रंथ किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह, जो नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध हैं, की विभिन्न रचनाओं का संग्रह है। और सावंत सिंह ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला विशेष श्रृंगार रसात्मक रचनाएं भी की थी। तो ये है नागर समुच्चय, भक्त नागरीदास के द्वारा कृत किया गया है। याद आपको करने होंगे मित्रों ये हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी के द्वारा रचित संस्कृत भाषा के इस ग्रंथ में जैन मुनि नयन चंद्र सूरी ने रणथंबोर के चौहान शासकों का वर्णन किया है। हमीर महाकाव्य में किसने? नयन चंद्र सूरी ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और किसका वर्णन? रणथंबोर के चौहान शासकों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है हमीर महाकाव्य में। नेक्स्ट देखिए मित्रों 18वां आपका दे रखा है वेली किशन रुक्मणीरी। वेली किशन रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वर्णित है। सम्राट अकबर के नवरत्नों में से कवि पृथ्वीराज बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई तथा पित्थल नाम से साहित्य रचना करते थे। कौन करते थे? बीकानेर शासक है राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज थे, वो करते थे पित्थल नाम से साहित्य रचना। और इन्होंने इस ग्रंथ में श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी के विवाह की कथा का वर्णन किया है। किसमें? वेली किशन रुक्मिणी। दूरसा आडा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। किसने कहा है? दूरसा आडा ने। किस ग्रंथ को? वेली किशन रुक्मिणी। इस ग्रंथ को क्या कहा है? 5वां वेद कहा है और 19वां पुराण कहा है। याद रखेंगे इसको। बादशाह अकबर ने इन्हें गागरोणगढ़ जागीर में दिया था। बादशाह अकबर ने। नेक्स्ट देखिए कन्नड़ देव प्रबंध पद्मनाथ के द्वारा रचित कन्नड़ देव प्रबंध। पद्मनाथ जालोर शासक अक्षयराज के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? अक्षयराज के। ये जालोर के शासक हैं अक्षयराज। इस ग्रंथ में इन्होंने जालोर के वीर शासक कन्नड़ देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध एवं कन्नड़ देव के पुत्र वीरमदेव अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के प्रेम का प्रसंग का जो वर्णन है वो किया गया है कन्नड़ देव प्रबंध में। दोबारा से देखें इसको। पद्मनाथ जालोर शासक अक्षयराज के कौन थे? दरबारी कवि थे और इन्होंने कन्नड़ देव प्रबंध की रचना की। इस ग्रंथ में इन्होंने जालोर के वीर शासक कन्नड़ देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध एवं कन्नड़ देव के पुत्र हैं वीरमदेव अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के प्रेम का जो प्रसंग का वर्णन है वो इसमें देखने को मिलता है कन्नड़ देव प्रबंध में। राज रूपक देखिए
वीर भाण के द्वारा मनु प्रकाशन, राजरूपक या वीर भाण बोलते हैं, मनु प्रकाशन। इस डिंगल ग्रंथ में जोधपुर महाराजा अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के मध्य युद्ध 1787 ईस्वी में, तो इसका वर्णन राजरूपक में आपको देखने को मिलता है, मनु प्रकाशन। बिहारी सतसई महाकवि बिहारी के द्वारा, महाकवि बिहारी के द्वारा मध्य प्रदेश में जन्मे कविवर बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। जयपुर में जो जन्मे हैं नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? बिहारी। ब्रज भाषा में रचित इनका यह प्रसिद्ध ग्रंथ श्रृंगार रस की उत्कृष्ट रचना है। तो ध्यान में रखेंगे, बिहारी सतसई महाकवि इसके बिहारी हैं, मध्य प्रदेश में जन्मे कविवर बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। ब्रज भाषा में रचित इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ, ब्रज भाषा में रचा गया बिहारी सतसई, श्रृंगार रस देखने को मिलता है। 22वां देखिए, बांकीदास ख्यात। बांकीदास के द्वारा 1838 से 90 ईस्वी के बीच में जोधपुर के राजा मान सिंह के काव्य गुरु बांकीदास द्वारा रचित यह ख्यात राजस्थान का इतिहास जानने का स्रोत है। राजस्थान का इतिहास का वर्णन इसमें देखने को मिलता है, बांकीदास ख्यात। इनके ग्रंथों का संग्रह बांकीदास ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित है और इनके अन्य ग्रंथ मानज सोममंडल व दातार बावनी भी हैं। तो अन्य ग्रंथ भी याद रखेंगे, मानज सोममंडल व दातार बावनी, किसके द्वारा? बांकीदास के द्वारा, याद रखेंगे इसको। जोधपुर के राजा मान सिंह के काव्य गुरु कौन थे? बांकीदास, और इन्होंने लिखा बांकीदासरी ख्यात यह ग्रंथ। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए 23वां, कुबले माला ग्रंथ उद्वतन सूरी के द्वारा। इस प्राकृत ग्रंथ की रचना उद्वतन सूरी ने जालोर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास की थी, जो तत्कालीन राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन की अच्छी झांकी प्रस्तुत करता है। राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन की अच्छी झांकी किसमें प्रस्तुत है? कुबले माला में। उद्वतन सूरी के द्वारा कृत किया गया है 778 ईस्वी के आसपास। इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान में रखना इसको, कुबले माला को। 24वां देखिए, ब्रजनिधि ग्रंथावली। यह जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह द्वारा रचित काव्य ग्रंथों का संकलन है। जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह द्वारा रचित काव्य ग्रंथ का संकलन है आपका ब्रजनिधि ग्रंथावली। ब्रजनिधि ग्रंथावली की रचना किसने की? महाराजा प्रताप सिंह, जयपुर के हैं। 25वां देखिए, हमीर हट सुरजन। बूंदी शासन राव सुरजन के आश्रित कवि चंद्रशेखर के द्वारा रचित है ये मित्रों, हमीर हट सुरजन, याद रखेंगे इसको। प्राचीन लिपिमाला राजपूताने का इतिहास और प्राचीन लिपिमाला पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा भारतीय इतिहास साहित्य के पुरीदा थे, जिन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन कर अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाया था। पंडित गौरीशंकर ओझा या हीराचंद्र ओझा, इन्होंने राजस्थान के देशी राज्यों का इतिहास भी लिखा है और जन्म हुआ है सिरोही रियासत में 1863 ईस्वी में। ये थे गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, जिन्होंने प्राचीन लिपिमाला राजपूताने का इतिहास ये बताया है। नेक्स्ट है आपका वत्सनिया राठौड़ रतन सिंह महे सदा सोत्री। जग्गा खिड़िया। इस डिंगल ग्रंथ में जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना एवं मुगल सम्राट शाहजहां के विद्रोही पुत्र औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के बीच धर्मत्य उज्जैन एवं मध्य प्रदेश के युद्ध में राठौड़ रतन सिंह के वीरतापूर्ण युद्ध एवं बलिदान का वर्णन देखने को मिलता है। वचनिया राठौड़ रतन सिंह में सदा
सोत्री जग्गा खेड़िया के द्वारा। तो ये इतनी डिटेल है, डिंगल ग्रंथ है। और जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के नेतृत्व में जो मुगल सेना है एवं मुगल सम्राट शाहजहाँ के विद्रोही पुत्र औरंगजेब और वह मुराद की संयुक्त सेना के बीच धर्मत स्थान उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है के युद्ध में राठौड़ रतन सिंह के वीरतापूर्ण युद्ध एवं बलिदान का वर्णन। पूरी डिटेल आ गई है छोटी सी लाइनों में। नेक्स्ट है बिसल देव रासो नरपति नालय के द्वारा। बिसल देव रासो किसके द्वारा रचित है? नरपति नालय के द्वारा। इसमें अजमेर के चौहान शासन बिसल देव विग्रहराज चतुर्थ एवं उनकी रानी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन देखने को मिलता है बिसल देव रासो में नरपति नालय के द्वारा। नेक्स्ट है मित्रों रणमल छंदे श्रीधर व्यास के द्वारा। रणमल छंदे 29वां रणमल छंद श्रीधर व्यास के द्वारा। इनमें से पट्टन के सूबेदार जफर खां एवं ईडर के राठौड़ राजा रणमल के युद्ध संवत 1454 का वर्णन है। इसमें रणमल छंद में श्रीधर व्यास के द्वारा एक कृत है। दुर्गा सप्तशती इनकी अन्य रचनाएं हैं। दुर्गा सप्तशती किसकी? श्रीधर व्यास की। श्रीधर व्यास राजा रणमल का समकालीन था। तो ये इतनी डिटेल आपको ध्यान में रखनी है। पटन के सूबेदार जफर खां एवं ईडर के राठौड़ राजा रणमल के युद्ध का वर्णन 1454 संवत में किया गया है रणमल छंद में श्रीधर व्यास के द्वारा। और दुर्गा सप्तशती ये इनकी अन्य रचना है। श्रीधर व्यास राजा रणमल का समकालीन माना जाता है। नेक्स्ट देखिए मित्रों अच्चल दास खिंचीरी वचनिका। अच्चल दास खिंचीरी वचनिका शिवदास गार्डन के द्वारा। शिवदास गार्डन के द्वारा अच्चल दास खिंचेरी वचनिका सन 1430-35 के मध्य रचित इस डिंगल ग्रंथ में मांडू के सुल्तान होसंग शाह एवं गागरोन के शासक अच्चल दास खिंची के मध्य हुए युद्ध 1423 ईस्वी का वर्णन इसमें देखने को मिलता है अच्चल दास खिंचेरी वचनिका में। एवं खिंची शासकों की संक्षिप्त जानकारी भी दी गई है इसमें। याद रखेंगे शिवदास गार्डन के द्वारा अच्चल दास खिंचेरी वचनिका। नेक्स्ट देखिए मित्रों टॉपिक बड़ा है। राव जेत सिंह रोछंदे बिट्ठू सुजाजी के द्वारा। बिट्ठू सुजाजी राव जेत सिंह रोछंदे डिंगल भाषा के इस ग्रंथ में बद्र के पुत्र कामरान एवं बीकानेर नरेश राव जेत सिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। डिंगल भाषा में यह है। और बद्र के पुत्र कामरान एवं बीकानेर नरेश राव जेत सिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन इसमें देखने को मिलता है राव जेत सिंह रोछंदे बिट्ठू सुजाजी। नेक्स्ट है रुक्मणी हरण नागदमन। रुक्मणी हरण नागदमन सायाजी दुल्ला के द्वारा। इड्डन नरेश राव कल्याणमल के आश्रित कवि सायाजी द्वारा इन डिंगल ग्रंथों की रचना की गई है मित्रों। रुक्मणी हरण और नागदमन दोनों को याद रखेंगे सायाजी दुल्ला के द्वारा कृत हैं। नेक्स्ट है आपका वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा 1815 से 1868 ईस्वी के बीच में वंश भास्कर को पूर्ण करने का कार्य इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था। और इनके अन्य ग्रंथ हैं मित्रों बलवंत विलास वीर सतसई व छंदमयुक उमेद सिंह चरित्र बुद्ध सिंह चरित्र ये प्रमुख हैं। अन्य ग्रंथों की बात की जाए सूर्यमल मिश्रण के तो बलवंत विलास वीर सतसई व छंदमयुक उमेद सिंह चरित्र बुद्ध सिंह चरित्र ये प्रमुख हैं। और मुख्य है वो है आपका वंश भास्कर। नेक्स्ट देखिए 34वां आपका दे रखा वीर विनोद कविराज श्यामल दास दत्तीवाड़िया कविराज हैं वीर विनोद के। मेवाड़ वर्तमान जो भीलवाड़ा में है 1836 ईस्वी में जन्मे एवं महाराणा सज्जन के आश्रित कविराज श्यामल दास ने अपने प्रारंभ किए जो भी वीर विनोद है। 4 खंडों में रचित इस ग्रंथ पर कविराज की ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई। जो 4 खंडों में रचित ये ग्रंथ है कविराज की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि दी गई इसको? केसर ए हिंद की।
इस ग्रंथ में मेवाड़ के विस्तृत इतिहास, व्रत सहित अन्य संबंधित रियासतों का भी इतिहास वर्णन है। तो वीर विनोद के बारे में ये जानकारी है मित्रों, ध्यान में रखेंगे इनको। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कविराज एवं सन 1888 में महा महोपाध्याय महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया था। मेवाड़ के जो महाराणा हैं सज्जन सिंह ने उनको श्यामल दास को क्या कहा, कविराज और महामहोपाध्याय की उपाधि इनको दी गई 1888 में। नेक्स्ट है मित्रों चेतावनीरा चुंगटा देखिए केसर सिंह बारट के द्वारा रचित है, मनु प्रकाशन। और इन दोनों के माध्यम से कवि केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के स्वाभिमानी महाराजा फतेह सिंह, मेवाड़ के स्वाभिमानी महाराजा फतेह सिंह को 1903 ईस्वी के दिल्ली में जाने से रोका था। और ये मेवाड़ के राज्य कवि भी थे। कौन? केसर सिंह बारट। तो याद रखेंगे चित्तामणी राज चुंगटा, केसरी सिंह बारट। अब देखिए मित्रों मुस्लिम लेखक हैं, उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं? मुस्लिम लेखकों की कृतियां। तारिक फरिश्ता मोहम्मद कासिम फरिश्ता के द्वारा। तारिक कासिम फरिश्ता इस ग्रंथ में महाराणा कुंभा, मारवाड़ शासन राजमहल की गतिविधियां, मेवाड़ इडर संबंधों व अकबर द्वारा अजमेर में करवाए गए निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तारिक फरिश्ता में मोहम्मद कासिम फरिश्ता, तो ये इसके क्या हैं? राइटर हैं। और इस ग्रंथ में महाराणा कुंभा है, मारवाड़ का जो शासक है, राजमहल की गतिविधियां हैं, मेवाड़ इडर संबंध और अकबर द्वारा अजमेर में करवाए गए निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी आपको तारिक फरिश्ता में मिलती है। मोहम्मद कासिम फरिश्ता इसके राइटर हैं। नेक्स्ट देखिए तारिक ए शेरशाही अब्बास खां सरवानी ने इस ग्रंथ में गिरी सुमेल युद्ध जो शेरशाह सूरी एवं जोधपुर के राव मालदेव के मध्य हुआ था। गिरी सुमेल युद्ध शेरशाह सूरी एवं जोधपुर के राव मालदेव के मध्य का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तारिक शेरशाही अब्बास खां सरवानी के द्वारा। सरवानी युद्ध के समय शेरशाह की सेना में मौजूद था। तुज्जु के बाबरी यानी बाबर और प्रथम मुगल बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखित आत्महत्या बाबर तैमूर लंग का वंशज था। तुज्जु के बाबरी बाबर के द्वारा। अच्छे से याद करना होगा मित्रों इनको। इस ग्रंथ से खानवा के युद्ध के बारे में भी जानकारी मिलती है। और आईन अकबरी एवं अकबरनामा ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई हैं। आईन अकबरी एवं अकबरनामा तुजु के बाबरी या बाबर के द्वारा। याद रखेंगे इनको। अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा अकबर की जीवनी आईन अकबरी तथा ऐतिहासिक ग्रंथ अकबरनामा लिखे गए। तो ये अकबर की जीवनी से संबंधित है आपके आईन अकबरी तथा ऐतिहासिक ग्रंथ अकबरनामा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। अकबरनामा में तैमूर से हुमायूं तक वंश इतिहास दिया हुआ है। किसमें? अकबरनामा में। और अकबर के काल का विस्तृत वर्णन भी है। अबुल फजल द्वारा अकबर को लिखे गए पत्रों में संकलन रुक्कत ए अबुल फजल कहलाता है। क्या कहलाता है? रुक्कत ए अबुल फजल। याद रखेंगे इसको। अकबर को लिखे गए पत्रों में संकलन किसका है? रुक्कत ए अबुल फजल ये कहलाता है। नेक्स्ट है मित्रों देखिए तारिक उल हिंद अल बरूनी के द्वारा ये लिखित है। तारिक उल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में 1000 ईस्वी के आसपास की राजस्थान की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट आपका तारिक यामिनी अल उत्बी के द्वारा लिखा हुआ है। अल उत्बी के इस ग्रंथ में याद रखेंगे मित्रों, ये यहाँ से भी पूछ सकते हैं। इस ग्रंथ में महमूद गजनवी के राजपूतों के साथ हुए संघर्षों की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें किसमें? तारिक यामिनी में अल उत्बी के द्वारा ये लिखा हुआ है।
नेक्स्ट देखिए, तारीख अलाई खजाइनुल फतूह। फतूह अमीर खुसरो ने इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी एवं मेवाड़ के राणा रतन सिंह के युद्ध 130 ईस्वी में एवं सती प्रथा का वर्णन इसमें किया है। खुसरो युद्ध में खिलजी के साथ ही था। तो ये आपका तारीख अलाई खजाइनुल फतूह है, अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो ने इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी एवं मेवाड़ के राणा रतन सिंह के युद्ध एवं सती प्रथा का वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट है, तारीख अलाई खजाइनुल फतूह है। प्रमुख रचनाकार और उनसे संबंधित रचनाएं देखिए। ये रचनाकार हैं मित्रों, देखिए तेसीतोर एलपी, तेसीतोर एलपी, और इनकी रचना है ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बौद्धिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिक। तो याद रखेंगे, इन नामों को आप ध्यान में रखना, थोड़ा अटपटे से थोड़े नाम हैं। नेक्स्ट रचनाकार हैं पन्निक के एम, पन्निक के एम। तो हिज हाइनेस दी महाराजा ऑफ जॉर्ज थॉमस, ये रचना है हिज हाइनेस दी महाराजा ऑफ जॉर्ज थॉमस, पन्निक के एम के द्वारा रचना की गई है। फ्रैंकलिप विलियम के द्वारा मित्रों मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, ये रचना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया तो फिर कहेंगे बताइए नहीं सर हमको, तो इसलिए देख लीजिए इनको भी। फॉरेस्ट जी डब्ल्यू, ये रचनाकार हैं, और इनके द्वारा जो रचना की गई है ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। बर्नियर के द्वारा मित्रों ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर 1656 से 1668 के बीच। वीपी मेनन द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। थॉमस रो, इनके द्वारा द एम्बेसी ऑफ सर थॉमस रो टू द कोर्ट ऑफ द ग्रेट मुगल, ये थॉमस रो के द्वारा रचित है। सारंगधर के द्वारा मित्रों सारंगधर संहिता संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध वेद ग्रंथ है, सारंगधर संहिता, सारंगधर के द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए मित्रों, डिंगल और पिंगल, डिंगल और पिंगल राजस्थानी साहित्य की प्रमुख शैलियां हैं। ये पहले भी आपको बताया गया है टॉपिकों में जब आपने पढ़ा था राजस्थानी की जो बोलियां हैं। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थान के प्रसिद्ध कवि जो आसियां बाकीदास हैं ने अपनी रचना में किया है। डिंगल, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजस्थान के प्रसिद्ध कवि आसियां बाकीदास ने अपनी रचना में। नेक्स्ट देखिए, कुक विचतिसी, कुक विचतिसी विक्रम संवत 1871 में किया। डिंगल साहित्य, डिंगल साहित्य प्रधानत वीर रसात्मक है। कुक विचतिसी याद रखेंगे। डिंगल और पिंगल देखिए, थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में भी। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। पश्चिमी राजस्थानी जो आपकी मारवाड़ी है उसका साहित्यिक रूप डिंगल पिंगल। डिंगल का अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। विकास गुजरी अपभ्रंश से, और ग्रंथ है राज रूपक है वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश महेश दास सोत रो अचल दास खिंचरी वचनिका राव जैत सिरो छंद रुक्मणी हरण नाग दमन रागत रासो ढोला मारूरा दुआ ब्रज भाषाएं सूची राजस्थानी का साहित्यिक रूप। अधिकांश साहित्य भाट जातियों के जो भी कवि हैं उनके द्वारा लिखित विकास शोर सैनी अपभ्रंश में लिखा गया है। तो ये मित्रों एक कृतियों से संबंधित राजस्थान की जो भी कृतियां हैं इम्पोर्टेंट हैं वो लगभग आपको मैंने बता दी हैं। ध्यान में रखेंगे, अच्छे से उनकी डिटेल भी रखी है आपके सामने, और इनको लिखें मित्रों, बार बार अपनी कॉपी में लिखें। उनके बाद में उनके राइटर जो भी हैं किसने रचित किया है उसको, और थोड़ी बहुत डिटेल भी रखें। डिटेल रखते हैं आप उसकी तो अच्छे से फिर क्लियर हो जाएगा, भूलेंगे नहीं, या फिर रटना पड़ेगा आपको। सीधी सी बात एक ही है, कोई ट्रिक नहीं है इनकी कि ट्रिक लगा के आप ध्यान में रख सकते हैं। तो रचनाकार कौन है, इनके द्वारा रचनाएं कौन सी हैं, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करें उनको और बार बार रिपीट करें, यही एक तरीका है। और क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।